नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एआई के वीडियोस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एआई मतलब एस्ट्रोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से 11th हाउस का आपकी लाइफ में, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको वेल्थ कहां से मिलने वाली है, आपको किस इंडस्ट्री से गेन होगा, किस प्रकार की एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा आप कमाएंगे, सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, ये सब कुछ दिखा देता है 11th हाउस, जिसको कहा जाता है आय भाव यानी इनकम का हाउस। तो चलिए देखते हैं कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड किस भाव में, किस हाउस में बैठ के आपको किस तरीके की एक्टिविटीज के से प्रॉफिट कमा करके देने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, काफी रिसर्च करके बनाया जाता है और आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं और लेके आता हूं। इसके लिए आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, क्योंकि देखते रहिए, सीखते रहिए, यही हमारा मकसद है। शुरू करते हैं एआई का आज का वीडियो ऑन 11th हाउस यानी आय यानी इनकम हाउस के ऊपर। वीडियो में शुरू करें दोस्तों एनालिसिस अपना और देखें कि 11th हाउस किस कस्प में बैठ के, किस भाव में बैठ के आपको कौन सी एक्टिविटीज से प्रॉफिट कमा करके देने वाला है, किस तरीके की इंडस्ट्रीज से आपको पैसा मिल सकता है, किस तरीके के शेयर्स से आपको पैसा मिल सकता है। इन सारी चीजों में बात करें उनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, और आप लिख के बताएंगे तो मुझे और अच्छा रहेगा कि सर हमने लाइक कर दिया। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने से दोस्तों आपको मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो मिल जाएगी आसानी से। तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों 11th हाउस की। तो पहले 11th हाउस को देखने से पहले आपके स्क्रीन पर जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये जो कुंडलियां देख रहे हैं, ये जो बहुत सारे रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, इनमें से इनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक चार्ट लगाया हुआ है, और ये चार्ट है दोस्तों अंकिता जी का 1982 1725 ये इनका जन्म हुआ है मुंबई में। जब हम इनका चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है लग्न चार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फिर होता है नवांशा चार्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे, भाव चलित के बारे में और ट्रांजिट के बारे में आने वाले दिनों में बहुत बात करने वाले हैं। मई में दोस्तों जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, उससे संबंधित वीडियो में लाऊंगा, बहुत असर डालेगा। जुपिटर पूरे 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह, सबसे पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अंकिता जी के। देखिए 11th हाउस में राशि कौन सी है। तो दोस्तों हाउसेस को हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां है 11th हाउस, दिस इज द 11th हाउस। इसको कहा जाता है इनकम हाउस या फिर आय घर, यानी एनी काइंड ऑफ इनकम, एनी काइंड ऑफ गेन इज सीन फ्रॉम दिस हाउस। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में आपका ये, या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसके लॉर्ड को कहां बैठाने से क्या होने वाला है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहां लग्ना लॉर्ड दोस्तों, यहां राशि कौन सी है, यहां है सूर्य की राशि, 5th राशि जिसे हम कहते हैं लियो, इसे सिंह राशि भी कहा जाता है। और साथ में इसके जो मालिक होते हैं वो होते हैं आपके सन यानी कि सूर्य, सन मालिक हैं इसके। अब 11th हाउस का जो लॉर्ड है यानी स्वामी है, उनको कहां बैठने से क्या क्या फायदा होगा वो हम यहां बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अंकिता जी की बात कर लेते हैं। लियो के जो मालिक है यानी कि सन, देखें जरा वो कहां बैठे हैं, तो वो आप देखेंगे सन बैठे हैं जी यहां पर, यानी 8th हाउस में जाके बैठ गए साहब ये, यानी कि इनको जो भी जिंदगी में आय होगी वो 8th हाउस के कामों से होने वाली है। अब देखिए जरा 8th हाउस में किस तरह से काम करेगी। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 8th हाउस होता है दोस्तों किसी भी तरीके की रिसर्च का, एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन, एनी काइंड ऑफ आई शुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनी काइंड ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो 8th हाउस में बैठे हुए अगर अंकिता जी की बात करें हम लोग, तो इनको जिंदगी में पैसा कहां से आएगा, इनको पैसा आएगा टैक्सेशन में, अगर ये काम करते हैं या टैक्सेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। साथ में
अगर ये कोई भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली कंपनीज में काम करते हैं, एनी काइंड ऑफ रिसर्च में काम करते हैं। एग्जांपल रिसर्च, जैसे मान लीजिए आपकी रेटिंग एजेंसीज होती है, क्रिसिल, आइक्रा और केयर, ये रेटिंग एजेंसीज है, ये क्या करती है? ये रिसर्च करती है। इसी तरह से मार्केट रिसर्च की भी एजेंसीज होती है। इसी तरह से जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व है। उन पे आपने पुराने वीडियोस में मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। तो कहीं पर भी जहां अनुसंधान है, जहां रिसर्च है, स्पेस से संबंधित कोई कंपनी है जहां रिसर्च हो रही है, तो जहां रिसर्च है वहां 8th हाउस है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इनको फायदा होगा 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज को करके। तो अगर मान लीजिए ये इन्वेस्ट करना चाहती है तो इनको क्रिसिल जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इनको फायदा होगा। तो ये दोस्तों हो गया 8th हाउस का। अब 8th हाउस में वैसे और भी बहुत सारे डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन मोटा मोटा अब सारे तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वीडियो हो जाएगा 12-13 घंटे का। तो लेकिन हम बहुत छोटा छोटा सभी भाव में हमारे 11th हाउस को के प्रभाव को देखते हैं, 11th हाउस के लोड के प्रभाव को। तो जिस तरह से हमने इनके हाउस में देखा, तो जरा मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप में से किसी की कुंडली में जो 11th हाउस के स्वामी है वो क्या 8th हाउस में मौजूद है? तो जो मैं बता रहा हूं कहीं रिलेट कर पा रहे हैं? जरा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं 11th हाउस के स्वामी 1st हाउस में हो तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि 11th हाउस आपकी राशि है, सपोज करिए मेष राशि एरीज है, यानी लग्न एरीज है आपका, और आपके मंगल जो है वो पहले ही घर में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? या 11th हाउस के मालिक है सैटर्न आपके पहले घर में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? आप अपनी पर्सनैलिटी से कमाएंगे, यानी आप अपने आप को प्रेजेंट करके आप कहीं प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप फिजिकल लेबर कर सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, आप कोई भी काम ऐसा जिसमें शरीर का शामिल होना पॉसिबल हो, आप एक सर्जन हो सकते हैं, आप किसी तरीके के भी ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कोई भी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उस टाइप के काम भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 11th हाउस 1st हाउस में मौजूद, 11th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में मौजूद है, तो आप किसी भी प्रकार अपनी पर्सनालिटी को यूज करके और अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने की बात करें तो ऐसी कंपनीज जो सेल्फ डेवलपमेंट में काम करती है, जो स्किल बिल्डिंग में काम करती है, जो पर्सनालिटी इंप्रूव करने में काम करती है। अब आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है जो इमेज कंसल्टिंग में काम करती है, तो वहां पर आपको 1st हाउस से फायदा होगा। 2nd हाउस में अगर आपका 11th का लोड बैठ गया है तो दोस्तों आपको गेन्स आएंगे ऐसी कंपनीज में जो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपका 11th लोड बैठा हुआ है 2nd हाउस में, तो आपको तमाम प्रकार के बैंक्स, तमाम प्रकार के एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है वो, या फिर जो भी कंपनीज ऐसी हो जिनमें सेविंग्स पे, लिक्विडिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो 2nd हाउस से देखेंगे। साथ में फूड से रिलेटेड, फूड डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फूड बनाने से रिलेटेड चीजें जो होगी वो भी 2nd हाउस में। अब आप उसमें देख सकते हैं कि कई कंपनीज है जो फूड से रिलेटेड चीजें बनाती है। अब डेयरी मिल्क कौन बनाती है? नेस्ले बनाती है डेयरी मिल्क, खाने की चीजें, 2nd हाउस को देखा जाएगा उसके अंदर। तो इसी तरह से और भी तमाम प्रकार के एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि मान लीजिए 11th हाउस का लोड बैठ गया 3rd हाउस में। 3rd हाउस दोस्तों क्या है? 3rd हाउस है कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ आई शुड से स्मॉल ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस। तो आपको क्या होगा? 3rd हाउस में अगर 11th हाउस का लोड गया है आपका, तो आपको आय यानी इनकम कहां से आएगी? आपको आएगी ऐसे काम करने से या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से जो 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए 3rd हाउस कम्युनिकेशन है, तो 3rd हाउस में आपके टीवी 18 हुई या मीडिया कंपनीज है, वो सारी आ सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर 11th हाउस का लोड चला गया है 4th हाउस में। 4th हाउस होता है आपका घर का, यानी अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, साथ में लग्जरी का, कंफर्ट का, ये भी। तो अगर आपका 11th हाउस का लोड चला गया है 4th हाउस में, तो आप ये देखेंगे आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज के अंदर फायदा हो सकता है। मतलब आप गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, शोभा डेवलपर्स हो गई, या इसी तरह से मैक्रोटेक डेवलपर्स, या डीएलएफ, या इस तरीके की चीजें, या फिर लग्जरी गुड्स में काम करने वाली, तो ऐसी चीजें जो महंगी गाड़ियां बनाती है, महंगी कार्स, तो आप उस प्रकार की इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ में जो कंफर्ट देती हो उन सारी चीजों में भी, तो लग्जरी ब्रांड्स, तो चाहे आप महंगी घड़ियां बनाने वाली कंपनी हो, महंगे चश्मे बनाने वाली कंपनीज हो, उन सब में भी आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। 5th हाउस में अगर है तो दोस्तों आपको क्रिएटिविटी वाली जो चीजें होंगी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू सोल्यूशन डेवलपमेंट वाली कंपनी से या उस तरीके की एक्टिविटीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो उसमें क्या आ सकता है? उसमें आपके आ सकती हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हो गई, इसी तरीके से ऐसी कंपनीज जो बच्चों से संबंधित काम करती है, टॉयज वाली कंपनी हो गई,
स्मॉल केजी से लेके 12th तक की जो एजुकेशन वाली कंपनीज है वो सारी हो गई है, म्यूजिक वाली कंपनीज हो गई, ड्रामा वाली कंपनीज हो गई, डांस वाली कंपनीज हो गई। तो HMVV जो सारेगामा है उस टाइप की कंपनीज हो, या फिर तमाम जो एजुकेशन से आकाश इंस्टीट्यूट, या जो अब तो खैर बाइजू नहीं है, लेकिन इसी प्रकार की और जो कंपनीज है उनसे भी आपको फायदा होगा। 6th हाउस में अगर आपका लगना लॉर्ड है तो दोस्तों ये 11th हाउस का लॉर्ड है, तो प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन आपकी सबसे ज्यादा बनेगी ऐसी कंपनीज से जो या तो लोन देने में इन्वॉल्व है, एनी काइंड ऑफ कंपनीज गिविंग लोन। तो लोन कौन देती है? NBFCs मोस्टली, बैंक्स भी देते हैं, बट बैंक्स का मेन काम लोन देना नहीं, बल्कि बैंक्स का मेन काम और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो NBFCs होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनका मेन काम ही लोन देना होता है। तो चाहे श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनी हो या फिर ऐसी कंपनी, बहुत सारी जितनी भी NBFC कंपनीज है, उन सब का रोल कहीं ना कहीं 6th हाउस से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह सर्विसेज कंपनीज, तो अब जैसे जोमेटो की बात करें, जोमेटो क्या ये फूड कंपनी है? बिल्कुल नहीं, ये सर्विस कंपनी है जो फूड को एक से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसी तरह से खाने पीने की चीजों के अलावा जो ग्रोसरी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो एनी काइंड ऑफ कंपनी विच इज इनटू एनी काइंड ऑफ सर्विस इज सीन थ्रू 6th हाउस। तो आपका 11th हाउस का लॉर्ड अगर जाके बैठ गया 6th हाउस में, तो आप ये देखेंगे कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम गेन्स होंगे 6th हाउस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड चीजों में। दोस्तों 7th से 12th हाउस तक वो भी हमें कवर करने हैं, अगले वीडियो में जरूर कवर करते हैं। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो लिख करके बताइए कि आपका कौन से हाउस में 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, और क्या कहीं चीजें आप रिलेट कर पा रहे हैं, कैसा आपको कुछ चीजें, आपको क्या कुछ नई इंसाइट्स मिल रही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, जिसमें हम 7th से 12th हाउस में 11th हाउस का लॉर्ड अगर बैठ जाता है, क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लॉन्ग टर्म में गेन होगा या शॉर्ट टर्म में गेन होगा, सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप अगर खुद चाहते हैं कि आपकी भी कुंडली को लेकर के एनालाइज किया जाए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिसपे आप डिटेल्स अगर भर के देंगे तो एक लकी विनर को चुना जाएगा, जिसका कि एनालिसिस आप सबके साथ चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, क्लिक करके और जरूर आज फॉर्म को सबमिट कीजिए। साथ ही दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे दोस्तों को लेकर के जो ये एस्ट्रोलॉजी के जेम स्टोन्स में उल्टी सी चीजों में फंसे हुए हैं, जिन्हें कोई भी मिसगाइड कर देता है। क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। आपको सारी शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।